हेलो और नमस्कार। आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट और मेरा नाम है प्रगति सक्सेना। वर्ष 2020-21 में हुए किसान आंदोलन के बाद किसानों के मुद्दे देश की शहरी जनता के सामने पहले से अधिक उजागर हुए। फिर रोजाना बढ़ती दाल सब्जी की कीमतों ने भी लोगों का ध्यान किसानों की समस्याओं की तरफ खींचा है। कृषि से जुड़ी बहुत सारी दिक्कतों में अहम है कर्जा। दुखद बात यह है कि इसके चलते बहुत से किसानों ने आत्महत्या भी की। साल 2004-5 में किसानों की आत्महत्या के मामले ने जोर पकड़ा और सरकार का ध्यान भी इस तरफ गया। अनेक नीतियों और मुआवजों की घोषणा की गई। यही वो वक्त था जब पीपली लाइव की कहानी निर्देशक अनुषा रिजवी के दिमाग में आई। अनुषा रिजवी टीवी पत्रकार रह चुकी थी। वे मीडिया की पेचीदगी, टीआरपी का दबाव और खबरों में मुद्दों से छेड़छाड़, इन सभी से अच्छी तरह वाकिफ थी। इन सभी के बीच में हम सबकी जिंदगी से जुड़े अहम मुद्दे कैसे एक तमाशे में तब्दील हो जाते हैं, पीपली लाइव की कहानी का लुब्बो लुबाब भी यही है। अब हम बात करते हैं हिंदी फिल्मों में डार्क ह्यूमर, राजनीतिक व्यंग शैली की। यह हमारी फिल्मी दुनिया की विडंबना ही है कि असल जिंदगी में निहित त्रासदी और हास्य को हम फिल्मों में नहीं दिखा पाए हैं। कमर्शियल सिनेमा की अपनी बाध्यता और दबाव होते हैं, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री शायद अकेली ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सारगर्भित राजनीतिक व्यंग और डार्क ह्यूमर को उचित स्थान नहीं मिला है। 80 के दशक में जब समानांतर सिनेमा की शुरुआत हुई, तब इस विधा में कुछ फिल्में बनी जिनमें जाने भी दो यारो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुई। इसके बाद इस तर्ज पर बनी कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो गईं। समानांतर सिनेमा भी धीरे धीरे पीछे छूट गया। ऐसे में पीपली लाइव जैसी कहानी पर फिल्म बनाना एक बड़ा आर्थिक जोखिम लेना था, लेकिन हिंदी फिल्मों के सफल अभिनेता और प्रोड्यूसर आमिर खान ने ये बीड़ा उठाया। उन्होंने ही अनुषा से कहा कि चूंकि वे इस कहानी की जटिलता को इतनी अच्छी तरह से जानती हैं, इसलिए फिल्म का निर्देशन भी उन्हें ही करना चाहिए। अनुषा पत्रकार और लेखक तो थी, लेकिन फिल्म निर्देशन बिल्कुल नया और अलग काम था। इसमें उनकी मदद की उनके पति महमूद फारूकी ने। अब कलाकारों की खोज की गई। किसानों और गांवों के जीवन पर आधारित इस कहानी के लिए ऐसे अभिनेताओं की जरूरत थी जो उस खांचे में फिट हो सके। रघुवीर यादव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नसीरुद्दीन शाह और फारूक जाफर ऐसे कुछ अभिनेता थे जिनकी सिनेमा और थिएटर दोनों में अच्छी पैठ थी और वे किसी भी किरदार में ढलने की काबिलियत रखते थे। अन्य कलाकारों के लिए मशहूर रंगमंचकर्मी हबीब तनवीर की नाट्य संस्था नया थिएटर की मदद ली गई। पीपली लाइव के ज्यादातर कलाकार रंगमंच से थे। निर्देशक नया, लेखक नया और अभिनेता भी नए। यह एक अनुभवहीन लेकिन उत्साही लोगों का समूह था जो किसानों के मुद्दे पर एक सार्थक फिल्म बनाना चाहता था। अच्छी बात ये कि सभी तकनीकी लोग अनुभवी थे। फिल्म की कहानी है दो किसान भाइयों की, बुधिया यानी रघुवीर यादव और नाथा यानी ओंकार दास मानिकपुरी। कर्ज में डूबा हुआ बुधिया परेशान है कि अगर बैंक का कर्ज नहीं चुकाया तो बैंक उसकी जमीन पर कब्जा कर लेगा। बुधिया कहीं सुनता है कि जो किसान आत्महत्या कर लेते हैं, सरकार उसके परिवार को 1 लाख रुपए का मुआवजा दे रही है। बुधिया और नाथा बात करते हैं और यह तय होता है कि नाथा आत्महत्या करेगा। नाथा एक भोला भाला, अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला शख्स है जिसे दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं है। संयोग से उनकी ये बातचीत एक पत्रकार यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी सुन लेता है। स्थानीय अखबारों में खबर छप जाती है कि पीपली गांव का एक किसान आत्महत्या करने जा रहा है। वहां से यह खबर नेशनल चैनल पर आ जाती है और नाथा के घर पर मीडिया का तांता लग जाता है। खबरों में नाथा पर फोकस देखकर राजनेता भी वहां आने लगते हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। कोई राजनेता उसे हैंडपंप भेंट करता है तो कोई टेलीविजन। एक राजनीतिक गुट चाहता है कि नाथा खुदकुशी कर ले और दूसरा गुट चाहता है कि नाथा जिंदा रहे और न्यूज चैनल चाहते हैं कि नाथा की खबर से उनकी टीआरपी बढ़ती रहे। इस बीच स्थानीय पत्रकार राकेश एक और किसान होरी महतो को लगातार जमीन खोदते हुए देखता है जो ईंट की भट्टी को मिट्टी बेच बेचकर अपना गुजारा कर रहा है। होरी महतो अपने ही खोदे हुए गड्ढे में मर जाता है तो राकेश का मोह भंग होने लगता है। इस बीच नाथा सबकी नजरें चुराकर कहीं भाग जाता है और अंत में वह दिल्ली एनसीआर में बन रही भव्य इमारतों में काम कर रहे मजदूरों के बीच दिखाई देता है। इस कहानी को एक ऐसी शैली में दिखाया गया है कि हंसी भी आती है और दुख भी होता है। इसे ही कहते हैं डार्क ह्यूमर। और मजे की बात यह है कि कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। अनुषा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि चूंकि अभिनेताओं को कैमरे के सामने अभिनय करने का अनुभव नहीं था, इसलिए उनके क्लोजअप्स नहीं दिखाए गए।
इससे एक और बात हुई, हम कहानी को बगैर किसी मेलोड्रामा के दिखा पाए जो ज्यादा असरदार था। पीपली लाइव के प्रोड्यूसरों का अनुमान था कि फिल्म का विषय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों के अनुकूल है, इसलिए फिल्म को दुनिया के प्रतिष्ठावान फिल्म फेस्टिवल्स में चयन के लिए भेजा गया। पीपली लाइव अमेरिका के सनडांस फेस्टिवल में चयनित पहली भारतीय फिल्म थी। इसके बाद तो इस फिल्म को दुनिया के अनेक फिल्म महोत्सवों में सराहा गया। इसे ऑस्कर पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया गया। अनुषा रिजवी ने एक इंटरव्यू में बताया कि लगभग हर फिल्म स्क्रीनिंग के बाद ये सवाल किया जाता कि इस स्थिति का निदान क्या है, और हर स्क्रीनिंग में हमने यही कहा कि हमें नहीं मालूम। इस फिल्म का मकसद कोई हल बताना नहीं है, बल्कि जो भी हालात हैं या किसानों की जो दिक्कतें हैं उनके प्रति समाज में एक जागरूकता, एक बेचैनी लाना है। कहना ना होगा कि 2010 में रिलीज हुई इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की और यह साबित कर दिया कि गंभीर विषय पर एक सार्थक और रोचक फिल्म बनाई जाए तो वह व्यावसायिक तौर पर भी सफल हो सकती है। इसका एक गीत महंगाई डायन खाए जात है बहुत लोकप्रिय हुआ। लेकिन अफसोस कि 20-22 साल बाद भी किसानों की हालत में कोई खास बदलाव नहीं आया है। हाँ, यह जरूर कहा जा सकता है कि अब किसान अपनी दिक्कतों को लेकर कहीं ज्यादा मुखर हुए हैं और अब राष्ट्रीय स्तर पर उनसे संबंधित विषयों पर चर्चा भी होती है। इसमें एक छोटा सा योगदान इस फिल्म का भी रहा है।